हेलो दोस्तों। तो क्लास 10 के रिजल्ट्स आ गए हैं और आई नो अभी दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे होंगे। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा टेंस होंगे। पर जैसा भी रिजल्ट हो, टेंशन मत लो। इस एक्सप्लेनर में हम सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे और आपके हर एक डाउट को क्लियर कर देंगे। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने सीधा सीबीएसई के ऑफिशियल 15 अप्रैल वाले सर्कुलर से ली है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। सबसे पहले जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। सीरियसली एक गहरी सांस लो। आपका रिजल्ट जो भी है, आगे एक क्लियर रास्ता है और ये एक्सप्लेनर आपको वही रास्ता दिखाने के लिए है। You've got this। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सेकंड बोर्ड आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखो, सेकंड बोर्ड ना बेसिकली एक सेकंड चांस है और ये दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। पहला है कंपार्टमेंट। अगर आप अनफॉर्चुनेटली एक या दो सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाए, तो ये एग्जाम आपको उन्हें क्लियर करने का मौका देता है ताकि आपका साल बच जाए। दूसरा ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट। अगर आप सब सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं लेकिन आपको लगता है कि आप मार्क्स और बेहतर कर सकते थे, तो ये आपके लिए उन मार्क्स को बढ़ाने का एक गोल्डन चांस है। और हाँ, दोनों के लिए विंडो अब ऑफिशियली ओपन हो चुकी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो सवाल जो इस वक्त आपके मन में है। क्या मैं एलिजिबल हूं? कौन कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन इम्प्रूवमेंट के लिए? चलिए अब आपका स्पेसिफिक पाथ ढूंढते हैं। देखिए, इस फ्लो चार्ट से ना आंसर मिलना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। लंबे चौड़े रूल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बस एक सवाल पर डिपेंड करता है, आपका ऑफिशियल रिजल्ट क्या कहता है। तो चलो एक एक करके सारे पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ठीक है, चलो पहला रास्ता देखते हैं। अगर आप अपनी मार्कशीट देखते हैं और उस पर साफ साफ पास्ट लिखा है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। इसका मतलब है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। रूल ये है कि आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब अगला केस, अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है तो क्या? ये रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है। आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं जिनमें आपकी कंपार्टमेंट आई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि आपको सारे सब्जेक्ट्स दोबारा नहीं पढ़ने, बस उन एक या दो सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है जिन्हें आपको क्लियर करना है। और ये आखिरी वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट या ER लिखा है, तो आप इस साल सेकंड बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फ्लोचार्ट में ये स्टॉप साइन एक रीजन से है। इसका मतलब है कि आपको अगले साल बोर्ड एग्जाम्स में दोबारा अप्लाई करना होगा। तो अब एलिजिबिलिटी वाला पार्ट क्लियर हो गया है और आपको अपना रास्ता भी पता चल गया है। लेकिन रुकिए, अप्लाई करने की जल्दी मत कीजिए। पहले कुछ जरूरी रूल समझ लेते हैं। इन्हें जानने से आप एप्लीकेशन के टाइम होने वाली सिंपल पर महंगी गलतियों से बच जाएंगे। रूल नंबर 1, ये खास तौर पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। याद रखिए, मैजिक नंबर है 3। आप ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जो मेन एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए थे। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रूल पर। इसको आप एक स्पेशल मैथ स्वैप ऑप्शन समझ सकते हैं। अगर आपने मेन एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया था और वो मुश्किल लगा, तो अब आप मैथमेटिक्स बेसिक ले सकते हैं। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर आपने बेसिक लिया था और अब आपको आगे की पढ़ाई के लिए स्टैंडर्ड चाहिए, तो आप ये स्विच कर सकते हैं। याद रखें, ये इकलौता सब्जेक्ट स्वैप है जो अलाउड है। ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी पता है, जरूरी रूल्स भी पता है। अब चलो प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक्स। आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ जाना है और सबसे इंपॉर्टेंट डेडलाइंस क्या हैं। यहाँ पर प्रोसेस 2 अलग अलग रास्तों में बनता हुआ है। अगर आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं, मतलब आपने एक रेगुलर स्कूल से बोर्ड्स दिए हैं, तो आपको तुरंत अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करना है। आपका स्कूल ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। और अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हैं, तो आपको सीधा ऑनलाइन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना होगा। चलिए जल्दी से कुछ कॉमन सवालों के जवाब भी देख लेते हैं। पहला, सिलेबस बिल्कुल सेम है जो आपके मेन एग्जाम का था, तो आप अपने पुराने नोट्स यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने अप्लाई किया पर एग्जाम देने नहीं गए तो कोई बात नहीं, आपका ओरिजिनल रिजल्ट ही माना जाएगा। और हाँ, CWSN स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजंस और फैसिलिटीज आपको पहले मिली थी, वो सब अभी भी अवेलेबल रहेंगी। डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहां ध्यान दीजिए। 20 अप्रैल तक आप सेफ जोन में हैं, यानी आप नॉर्मल फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 21 अप्रैल से आप डेंजर जोन में एंटर कर जाएंगे। इन आखिरी 2 दिनों में अप्लाई करने पर एक बहुत भारी लेट फी लगेगी, तो टाइम कम है दोस्तों। चलो अब फीस की बात करते हैं। नॉर्मल एप्लीकेशन फी है 320 रुपए पर सब्जेक्ट।
सिंपल है। लेकिन अगर आपने 20 अप्रैल की डेडलाइन मिस कर दी तो आप पर सीधा 2000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये आपकी सब्जेक्ट फीस के ऊपर एक बहुत बड़ी पेनल्टी है। तो प्लीज कुछ भी हो जाए टाइम पर अप्लाई कर देना। फ्यू, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। आई नो ये सब एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए चलिए सब कुछ एक फाइनल सुपर सिंपल एक्शन प्लान में डाल देते हैं। ये आपकी चेकलिस्ट है ताकि आपको आगे क्या करना है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो ये रहा आपका प्लान। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो। मार्कशीट उठाओ और कंफर्म करो कि उसमें ER नहीं लिखा है। स्टेप 2, अपना रास्ता चुनो। रेगुलर कैंडिडेट्स अपने स्कूल जाओ, प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑनलाइन पोर्टल पर जाओ। स्टेप 3, टाइम पर फी पे करो, यानी 320 रुपये पर सब्जेक्ट और याद से 20 अप्रैल से पहले। और आखिर में स्टेप 4, पढ़ाई शुरू कर दो, अपने नोट्स पर से धूल हटाओ और काम पर लग जाओ। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब बस एक ही सवाल बचता है, आपका पहला स्टेप क्या होगा? अपना रिजल्ट देखो, इस चेकलिस्ट को फॉलो करो और अपने फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा डिसीजन लो। ऑल द बेस्ट।